रिकॉर्डिंग क्लब में सभी साथियों को अजमेर से जयवंती आसवानी का नमस्कार। 18 जनवरी शुक्रवार 2019 एक बार फिर आप सबके बीच में हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 31 लेकर। सबसे पहले इंदौर से विनोद गढ़वाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये एहसास करवाया कि यदि हम पूरी बात अपनी नहीं कहें तो बहुत सारे अनसुलझे पहलू रह जाते हैं जो कि समझ नहीं आते हैं। लेकिन मैं क्या करती, असमंजस की स्थिति थी, सोच रही थी कि इन घटनाओं का वर्णन करूं या ना करूं, क्योंकि आज भी मैं इन बातों को नहीं मानती। अंधविश्वास कहलाता है ये, लेकिन हमारे ऊपर ये बीती थी तो लगा कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है। तो एक कारण तो जो बिजनेस पापा ने नया नया स्टार्ट किया था तो उसको प्रोग्रेस भी करना था, उसके लिए ज़्यादा समय उन्हें देना पड़ता था। और स्थिति ये हो चुकी थी कि रात को 2-2:30 बजे वो घर आते थे और सुबह 7 बजे घर से चले भी जाते थे। हम उनसे मिल भी नहीं पाते थे और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, इस कारण उनकी सेहत भी थोड़ी खराब रहने लगी। और इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हुआ जिसकी वजह से हमने वो अपना घर बदल दिया, वो ये था कि एक रात मेरे पापा घर नहीं आए। अक्सर नहीं आते थे वो, और दूसरे दिन जब हमारे आसपास के कुछ लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में मेरे पापा को देखा एक जगह बैठा हुआ। तो उनसे बात की, लेकिन मेरे पापा ने उनसे कोई बात नहीं की। बिल्कुल शांत, एक पत्थर की मूरत के समान बस वो वहां बैठे हुए थे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब स्थितियों से अनजान। तो वो मेरे पिताजी को घर लेकर आए, और जब मेरी मम्मी ने उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने तो रोना स्टार्ट कर दिया। हैरान हो गई वो इस हालत में पापा को देखकर कि एक चलता फिरता व्यक्ति जब बिल्कुल इस तरह से जड़ हो जाए तो सोचे क्या परिवार पे बीतती होगी। तो पहले तो ये लगा कि शायद बहुत कमज़ोर हो गए, सेहत खराब है इस वजह से। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कुछ बता भी नहीं रहे थे कि क्या हुआ। और आसपास के जो हमारे लोग थे जब वो आए तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इन्हें कोई ऊपरी हवा लग गई है। हम इन बातों से अनजान थे, कभी ऐसा परिवार में हुआ नहीं था। ये सब क्या होता है कुछ नहीं मालूम। उसके बाद 3 दिनों तक तो मेरी मम्मी ने वो जैसे होता है कि झाड़ा लगवाते हैं, मंदिरों से डोरा बनवाते हैं, ये सब 3 दिन तक मेरी मम्मी ने किया। और अजमेर में जो हमारे रिश्तेदार आए थे, रहते थे, वो भी आए थे और डॉक्टर से भी सलाह ली गई। डॉक्टर अपनी दवाइयाँ दिए जा रहा था कि हाँ ठीक हो जाएंगे। 3 दिन के बाद वो सुबह मैं कभी नहीं भूल सकती ज़िंदगी में। हम लोग छत पे सो रहे थे और सुबह सुबह बहुत तेज रोने की आवाज़ आई, और हम जब नीचे उतरे तो देखा कि मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और पूरे घर में वो ढूंढ रही थी मेरे पापा को, आसपास भी देख रही थी, लेकिन मेरे पिताजी घर में नहीं थे। और सब पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए थे उस समय, आसपास भी ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। रात के समय वो कब घर से चले गए, गहरी नींद के कारण हमें कुछ पता ही नहीं चला। और उसके बाद हमने उनको अजमेर सिटी में भी बहुत ढूंढा, मदार में, हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों के यहाँ भी कोशिश की पता लगाने की, लेकिन कहीं भी नहीं थे वो। उस समय मेरी माताजी इतनी परेशान हो गई कि क्या करें और क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, वो उन्हें तलाशती रही। अक्सर ये रूटीन बन गया था उनका कि सुबह 8 बजे घर से वो निकल जाती थी पिताजी की तलाश में, और आते आते उनको रात को कभी 8 बज जाती, कभी 9 बज जाती। लेकिन हाथ अगर कुछ आता तो मायूसी। इस समय में ऐसा लग रहा था कि हाँ, मानो हम तीनों भाई बहन तो जैसे अनाथ हो गए हों, कोई है ही नहीं हमारा। दिन भर अकेले गुजारना पड़ता था और पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। और मेरी बुआ जो थी भोपाल से वो आई, मेरे मामा जी भी आए। तो मेरी बुआ जी थी, वो मम्मी को ही कहने लगी कि तुमने बहुत गलत जगह मकान लिया,
जंगल का इलाका है, ऐसे में तो ये सब बातें होती रहती है, इससे तो अच्छा था कि तुम किराए के मकान में ही अजमेर में ही रहते। कई बातें देखिए होती है उस समय, जो कि हमारे साथ भी हुई। तो मेरे मामा जी ने मेरी मम्मी से कहा कि दी आप तो चलो और इंदौर ही चल के रहो, कोई मतलब नहीं है रहने का। क्या कैसा घर ये जिसमें कि कोई सुख ही नहीं है। इतनी परेशानियां उठाई, इतनी मेहनत की, बच्चों से भी करवाई, लेकिन फिर भी सुकून नाम की चीज घर में आपको नहीं मिली। आप मेरे साथ चलो इंदौर। लेकिन मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं इंदौर नहीं जाऊंगी, क्योंकि कभी भी जब वो वापस लौटेंगे और हम उन्हें यहाँ नहीं मिलेंगे तो न जाने उन पर क्या बीतेगी। किन हालातों में वो घर से निकले हैं आप लोग नहीं जानते। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वो गए कैसे। कुछ दिनों तक मामा जी भी रहे, बुआ भी रही, और फिर उन्हें भी आखिर जाना ही था। कब तक वो लोग अपना घर बार छोड़ के हमारे यहाँ रहते। सहानुभूति रिश्तेदारों की बस ये समझे कि मिलती रही। लेकिन मेरे छोटे मामा ने हमारी बहुत हेल्प की। इंदौर से समय समय पर वो हमें मनी ऑर्डर भेजा करते। कोई भी आता तो उनके हाथ कुछ न कुछ सामान वो हमें भेजते। दूर रहकर भी वो हमारे साथ ही थे। और ऐसे करते 3 महीने निकल गए, लेकिन मेरे पापा का कोई पता नहीं चला हमें कि कहाँ हैं। हालांकि जगह जगह हमने उनकी फ़ोटो भी दे दी थी कि किसी को भी मिले तो प्लीज़ इस पते पर हमें खबर कीजिएगा। और उस समय फ़ोन वगैरह भी मैंने बताया कि नहीं हुआ करते थे। और एक दिन मेरे चाचा जी को किसी ने बताया कि टोंक के आसपास ही कहीं देवली स्टेशन है, वहाँ पर मेरे पापा को देखा है किसी ने। बिना समय गंवाए मेरे चाचा और मेरी मम्मी देवली स्टेशन पहुँचे। तो देवली स्टेशन तो नहीं, लेकिन देवली स्टेशन के बाहर ही मेरे पापा उन्हें मिल गए। मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो किस स्थिति में मिले, पर हाँ बस इस बात की खुशी थी कि चलो वो मिल गए। और जब वो घर आए तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि किन हालातों में वो घर लौटे थे। पूरे कपड़े उनके फटे हाल, शारीरिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे ढंग से। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने उन्हें संभाला। एक जीवन संगनी होने का पूरा फर्ज बखूबी उन्होंने निभाया। बहुत सेवा की उन्होंने मेरे पापा की, और जिसने जैसा कहा वैसा मेरी मम्मी ने किया। कोई मंदिर, कोई दरगाह उन्होंने नहीं छोड़ी। हर जगह जहाँ जो संभव था वो उन्होंने किया। और ये उनका दृढ़ विश्वास ही कहूँगी कि धीरे धीरे मेरे पापा ठीक होने लगे। वो समझने लगे कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। कम से कम 1 साल का समय उसमें लगा, लेकिन फाइनली वो ठीक हो गए। और जब पूरी तरह से ठीक हुए तो उन्होंने वापस अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात कही, जो कि पूरी तरह से चौपट हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में एक ही व्यक्ति था जो कि कुछ कर सकता था, और वो थे मेरे मामा जी। उन्हें बुलाया गया। तब उन्होंने कहा कि वापस तो हम आपको नहीं भेजेंगे। वही स्थिति जो मेरी पहले आई थी कि नहीं हम आपको ट्रेन में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, वही मेरे पापा के साथ हुआ था। तो ऐसे में आदर्श नगर में एक टी स्टॉल थी जिन पर एक भैया काम करते थे, उनका नाम परमानंद था। और वो मेरे पापा को दादा कहकर बुलाते थे कि आप मेरे बड़े भाई के समान हो। तो मेरे मामा जी ने उनसे बात की, और वो भैया बैचलर थे, अकेले ही रहते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि रात को मेरे पापा घर नहीं लौटेंगे और वहीं पर सोएंगे, और संडे के दिन वो घर आ जाएंगे। वो भी सुबह आएंगे और अंधेरा होने से पहले ही चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरा जो 12 साल का छोटा भाई था, उसने कहा कि मैं पापा के साथ जाऊंगा। हमने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारे भी पढ़ने के दिन है, पढ़ाई करो, पढ़ाई मत छोड़ो बीच में। लेकिन उसको एक जिद थी कि नहीं, मैं तो अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मुझे उनके साथ ही जाना है।
और वो भी पापा के साथ सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में बिजनेस में शामिल हो गया। और फिर यही हुआ कि संडे को वो आते थे और शाम को ही चले जाते थे। कुछ महीने ऐसा ही चला, बिजनेस भी धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा, लेकिन शायद तकदीर में खुशियां लिखी ही नहीं थी। ईश्वर न जाने कितने इम्तिहान हमारे लिए जा रहा था। अभी कुछ दिन हुए तो एक दिन दोपहर के समय मेरा जो सबसे छोटा भाई है सुनील, तो वो जंगल में किसी पेड़ के नीचे गिर गया या न जाने क्या हुआ कि उसके हाथ पैरों ने मूवमेंट करना बंद कर दिया। कुछ भी नहीं बोल पा रहा था वो, हाथ पैर तो बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे उसके। अब ये और बड़ी विपदा हमारे ऊपर आन पड़ी थी। परिवार की स्थिति पहले ही सही हुई नहीं थी अभी, और फिर ये सब भुगतना। लेकिन विधि का विधान था, शायद ये भी भुगतना लिखा था, तो सामना किया इन परिस्थितियों का भी। और वही जो सब पहले पापा के लिए किया था वो अब भैया के लिए भी किया। तो उस समय में हमने किसी ने बताया कि जावरा है एक शहर, शायद एमपी में ही आता है, वहाँ एक जगह है हुसैन टेकरी, वहाँ से आप ले जाइए और वहाँ से कोई निराश नहीं लौटा है। तो मेरी मम्मी जो थी उन्होंने मेरे पापा को कहा कि आप अपना बिजनेस खराब मत करो, बहुत मुश्किल से सेट हो रहा है और मैं ये सब कर लूँगी। तो मेरी मम्मी उन्हें लेकर चली गई जावरा और वहाँ पर 7 दिन तक उसका इलाज चला। और उसके बाद जब वापस घर आए वो, तो बहुत हद तक स्थिति में सुधार था। और उसके बाद 15 दिन में, कभी महीने में हुसैन टेकरी उसे ले जाना पड़ता था, लेकिन वो जल्दी ही सही हो गया। और उसके बाद जब मेरे छोटे मामा इस बार आए तो उन्होंने हिस्ट्रिकली मेरी मम्मी से ये कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में तो मैं दी तुझे रहने नहीं दूंगा। मेरी मम्मी भी बड़ी परेशान थी और वो ये कहती कि अब मैं कहाँ दूसरा घर ढूंढे, हम कहाँ रहने जाएं, इतनी मुश्किल से हमने ये घर खरीदा और अब इसको छोड़ देना इतना आसान नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो उस समय में मेरे पापा जिनके घर पे रहते थे, मैंने बताया परमानंद जी, उनकी सगाई भी मदार में हुई, तो वो हमारे घर भी आने जाने लगे। तब उन्होंने मेरे पापा को ये सजेशन किया कि आप आदर्श नगर में ही मकान क्यों नहीं ले लेते हो, परिवार भी आपका अलग रह रहा है, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, उसके बाद भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो और ये परेशानियां और आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये बात जो है वो मेरे मम्मी पापा को भी अच्छी लगी और मेरे मामा को भी सही लगा कि ये ठीक रहेगा कि हम आदर्श नगर में या आदर्श नगर से थोड़ी दूर जहां हमारे बिजनेस का लास्ट होता है वहां पर हम कोई ना कोई मकान फिलहाल किराए पे ले लेते हैं और बाद में अगर ठीक रहा सब कुछ तो खरीद लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। तब तक फिलहाल इस घर को तो हमने ताला लगा दिया और बिना समय गंवाए मेरे मामा जी का कहना था कि जाने से पहले मैं आपको इस घर से दूसरी जगह शिफ्ट करवा के ही जाऊंगा। तो मामा जी ने भी मेहनत की, मकान ढूंढा और किराए पे हमें एक मकान मिला सिटी कॉलोनी में और हमने वो घर इन वजहों से खाली कर दिया, ना चाहते हुए भी। बहुत मुश्किल था उस घर को छोड़ना हमारे लिए, क्योंकि तब तक हमारा भी मन वहाँ लग चुका था, लेकिन परिस्थितियाँ शायद हमारे अनुकूल नहीं हो पा रही थी या हम उनके अनुकूल नहीं हो पा रहे थे, तो ये घर हमें छोड़ना पड़ा। और सिटी कॉलोनी में सब कुछ ठीक रहा, सभी सुविधाएं थी, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही थी और सबसे खुशी की बात ये थी कि चाहे रात को 12 बजे ही, लेकिन हमारे पिताजी घर आ जाते थे और सुबह आराम से वो 10 बजे घर से जाते थे, तो हम भी उनसे मिल पाते थे। अब परिवार जो है वो पूरा साथ भी रहने लगा था, तो इस बात की बहुत खुशी थी। तो ये सब
कारण थे विनोद जी, मुझे नहीं पता मुझे ये कहने चाहिए थे या नहीं, लेकिन यही सच्चाई है, यही हुआ था। इसी वजह से हम अपना घर छोड़कर और सेठी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए, और बाद में धीरे धीरे जब हम वहाँ अच्छे से सेटल हो गए तो फिर हमने वो घर बेचकर मदार वाला अपना घर सेठी कॉलोनी में ही खरीद लिया। तो आज बस इतना ही कहना चाहूँगी कि साथियों, अगर आप द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि अगर कोई भी चीज़ हम मिस करते हैं या छोड़ देते हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो हम उस चीज़ को सुधार कर सकें। तो इसी के साथ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 31 समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी। इस श्रृंखला में काफ़ी लंबे समय के बाद, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जो महसूस आप सब कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूँ। मुझसे भी अब ये इंतज़ार जो है वो सहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं आज कोई न कोई बहाना ढूंढ करके आ गया। यकीनन दोस्तों, कहानी लंबी ज़रूर हो रही है, मगर इस वक्त जो कहानी चल रही है वो उन बातों में से एक है जो मैं चाहता था कि ऐसा हो। तो इसीलिए हमारे इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरी यात्रा में जिन जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसी ही कहानियां उन सब लोगों की आप ज़रूर सुनेंगे। ये तो एक शुरुआत है। अभी आप जयवंती मैडम की कहानी सुन रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी है वो 2013 जून महीने तक अटकी हुई है। बस कुछ थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, उसके बाद कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी। और आप देख रहे होंगे दोस्तों कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग कितने संघर्षरत रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा एक कोई न कोई सदस्य ही रिकॉर्डिंग क्लब का क्यों नहीं हो। मैं ये मानता हूँ सभी व्यक्तियों ने बहुत संघर्ष किया है, और हमारे रीडर्स को भी इसीलिए पढ़ते तो वो बहुत हैं हमारे लिए, लेकिन मुझे लगता है उन्हें अपनी बात कहने का मौका जब इतने सारे लोगों के सामने मिलता है तो यकीनन इससे बड़ी खुशी उनके लिए कोई और नहीं हो सकती है। फिर भी दोस्तों, आप लोग इन घटनाओं को सुन करके, इन कहानियों को सुन करके, इन परिस्थितियों को सुन करके जो जयवंती मैडम के साथ बीती, कई तरह के भाव आप सबके मन में आते होंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर दोस्तों, और कोई सुझाव हो इससे संबंधित तो वो भी रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज गेस्ट फैकल्टी के रूप में ही सही मिलते हैं फिर। धन्यवाद।